एक गांव में गरीब आदमी दीपक अपनी बेटी रानो के साथ छोटे से घर में रहता था। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। वो कई सालों से अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए इकट्ठे कर रहा था। अब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। दीपक ने दूसरे गांव के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। कुछ ही दिनों में दीपक की बेटी की शादी होने वाली थी। दूसरे गांव में हरिक नाम का एक जमींदार रहता था जो दूसरों को बहुत परेशान करता था। वो गांव में किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा सोच रहा था। दीपक के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रहा है। इसने मेरे पैसे तो आज तक वापस लौटाए नहीं और ब्याज भी बढ़कर काफी हो गया है। यही सही वक्त है इससे अपने ब्याज समेत पैसे वापस लिए जाएं। शादी वाले दिन उसके घर जाकर बुखेड़ा खड़ा कर दूंगा। शादी वाले दिन जमींदार अपने 2 गुंडों के साथ दीपक के घर चल पड़ा। जब जमींदार दीपक के घर पहुंचा तो वहां पर खड़े लोग जमींदार को देखकर घबरा जाते हैं। जमींदार का यहाँ आना ठीक नहीं है। ये मतूत कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम सही कहते हो भाई, ये नामुराद बिना मतलब कहीं नहीं जाता। इसने बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया है। बस आज ऊपर वाला दीपक की इज्जत रख ले। जब दीपक ने जमींदार के आने की खबर सुनी तो वो दौड़ा चला आया। दीपक को देखकर जमींदार दीपक से बोला, क्यों दीपक, अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा है और हमें तूने बुलाया भी नहीं और मैं बिना बुलाए ही चला आया। क्यों, मैंने सही किया ना? ये आपने बिल्कुल सही किया। तुम्हारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप इस मौके पर हमारे घर आए। अरे मैं तो खुशी में शामिल होने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने पैसे वापस लेने आया हूँ और वो भी ब्याज समेत। आज तो मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मैंने अपनी बेटिया के लिए एक पैसा बड़ी कमाई से जोड़ा है और उसकी शादी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे लड़के वाले नाराज हो जाएं और मेरी बेटी की शादी रुक जाए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब तू मुझसे पैसे लेने आया था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, क्या जरूरत थी थोड़े पैसों में कर लेता। मैं अपनी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी ने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया। मैं सोचा मैं अगर इसका व्यवहार किसी अच्छे घर में कर दूंगा तो इसे किसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अब वो अपने ससुराल में खुशी से रह सकेगी। अच्छा, तूने अपनी बेटी का विवाह इतने बड़े घर में किया है। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तू सारे पैसे शादी पे खर्च कर देगा तो मेरे पैसे कौन देगा? तो मैं दिन रात मेहनत कर कर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे मेरी बेटी की विवाह में रुकावट आ जाए। मैं कुछ नहीं जानता दीपक, तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, अभी और इसी वक्त। तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना मैं तेरे समझी के सामने तेरी वो इज्जत करूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, तुम मेरे पैसे ब्याज समेत वापिस दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे समझी के सामने रुसवा कर दूंगा। यूं ही 10 मिनट गुजर जाते हैं मगर दीपक जमींदार को पैसे नहीं दे पाता। इतने में ही दीपक का समधी और दामाद आ जाते हैं। जमींदार उन दोनों के सामने दीपक को बहुत बुरा भला कहता है और उसके समधी के सामने उसे रुस्वा करता है। जिस आदमी की लड़की के साथ तुम अपने लड़के का विवाह कर रहे हो, ये 1 नंबर का धोखेबाज और मक्कार आदमी है। पैसे उधार दिए थे और अभी तक वापस नहीं लौटाए। जमींदार की ये बात सुनकर दीपक का समधी अपने बेटे से कहता है, चल बेटा यहाँ से, मैं दीपक जैसे मक्कार आदमी की बेटी से तेरा विवाह नहीं कर सकता। मैं तो इसे भला आदमी समझता था, ये तो 1 नंबर का बदमाश निकला। अच्छा हुआ मुझे विवाह से पहले ही पता चल गया, वरना जीवन भर मुझे पछतावा रहता। अपने समधी को ये बातें सुनकर जाता देख दीपक को ऐसी घबराहट हुई कि वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है।
जब वहाँ खड़े लोगों ने उसकी जांच की तो वो कहने लगे, अरे दीपक की तो सांस नहीं चल रही, लगता है दीपक इस दुनिया में अब नहीं रहा। दीपक को मरा हुआ देखकर जमींदार वहाँ से भाग जाता है। जब इस बात का पता दीपक की बेटी रानो को चला तो वो दौड़ती चली आई। अपने पिता को जमीन पर गिरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मेरा अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। जब मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? उसी भीड़ में खड़ा हुआ साधु बोलता है, बेटा ऐसा नहीं बोला करते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जालिम जमींदार की वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस नामुराद को ऊपर वाला उसकी सजा जरूर देगा। बाबा, जिस लड़की की बारात वापिस चली जाए, जिसके बाप की पगड़ी पृथ्वी के सामने उछाली जाए, वो लड़की जान न दे तो और क्या करे? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं किसके सहारे जीऊं बाबा? इतना सब हो जाने के बाद अब मुझसे कौन विवाह करेगा? भीड़ में खड़ा बबलू नाम का शख्स ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो रानो से कहता है, मैं करूँगा रामा तुमसे शादी, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बबलू की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी बहुत खुश हो गए। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। बबलू रानो को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में बबलू अपने घर पहुँच जाता है। बबलू के साथ रानो को देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, बबलू बेटा, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी बहू राना है। इस बेचारी के साथ बाल जला हुआ, इस कत्ल वक्त पर मुझे इससे विवाह करना पड़ा। फिर बबलू सारी बात अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर बबलू की माँ बबलू से कहती है, तूने अपनी जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। अब मैं तुम्हें कह सकती हूँ, शाबाश बेटा शाबाश। तूने एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर बहुत ही अच्छा काम किया है बेटा। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अगले दिन रानो बहुत परेशान थी। उसे परेशान देखकर बबलू उससे पूछता है, जालिम जिमीदार ने तुम्हारे बाप पर बहुत जुल्म किया और तुम्हें अनाथ कर दिया। तुम परेशान मत हो, मैं उस जालिम जिमीदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मम्मी, आप उस चालबाज से भूल कर भी मत टकराना। परेशान मत हो रानो, मैं उस चालबाज की सारी चालबाजी निकाल दूंगा। बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ उसके साथ। फिर बबलू रात के अंधेरे में जमींदार के घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। आवाज सुनकर जमींदार अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, देख रहा जरा भाई, कौन इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है। आप जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? हर टाइम मुझे ही कहते रहते हैं। ये तुमने समझ क्या रखा है? अरे नाराज क्यों होती हो? मैं जाकर देख लेता हूँ दरवाजे पर कौन है। फिर जमींदार बाहर आकर बबलू से कहता है, अरे क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? मैं परदेसी आदमी हूँ, मुझे रात रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। क्या आप मुझे कुछ जगह दे देंगे? मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। जमींदार बहुत ही लालची और कंजूस था, इसलिए वो बबलू की बात पर सोचने लगा। आज रात इसे घर रख लेता हूँ और इससे रुकने का मोटा किराया वसूल करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इससे रहने के लिए किराया देना होगा। ठीक है, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कितना किराया देना होगा? एक रात रहने के 2 सोने के सिक्के। फिर बबलू 2 सोने के सिक्के निकालकर जमींदार को दे देता है। बबलू से 2 सोने के सिक्के लेकर जमींदार बहुत खुश होता है। फिर वो बबलू से कहता है, चलो घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जमींदार बबलू को एक कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। जमींदार की पत्नी अपने पति से कहती है, ये आदमी कौन है और तुम इसे घर में क्यों ले आए? ये तुम्हारा जानने वाला है क्या? भाग्यवान, मैं इसे नहीं जानता। ये तो कोई परदेसी है, रात भर के लिए हमारे घर रुकेगा और सुबह होते ही चला जाएगा।
रात में रुकने के लिए मैंने इससे 2 सोने के सिक्के लिए हैं। अरे तुम हर वक्त उल्टा काम क्यों करते हो? कभी सीधा काम भी कर लिया करो। इस अनजान आदमी को घर पे लाने की क्या जरूरत थी? क्या पता ये कोई ठग हो। हमारे सो जाने पर क्या पता हमारा माल लेकर भाग जाए। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने उससे रात भर रुकने के लिए कह दिया है और उससे 2 सोने के सिक्के लिए हैं, और अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, आज उस परदेसी के पास ही जाकर सो जाओ और उस पर ध्यान रखना, और मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों बबलू के कमरे में आ जाते हैं। जमींदार बबलू से कहता है, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम रामू है। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन रामू मुझे नींद थोड़ी देर से आती है। ये मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे कोई कहानी सुना दोगे तो रात जल्दी कट जाएगी। ये कहानी तो बहुत आती है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ और मुझे जल्दी सोना है, तो तुम्हें जल्दी जाना भी तो है। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है सोने की? आराम से सो जाना, इसे अपना ही घर समझो। तुम्हें इतनी सारी कहानियां आती हैं तो एक सुना ही दो। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक कबंडी राजा रहता था और वो बहुत जालिम था, और उसकी पत्नी भी बहुत जालिम थी। कहानी बीच में छोड़कर बबलू चुप हो गया और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। बबलू को ऐसा देखकर जमींदार बोला, बेटा, तुम कहानी सुनाते सुनाते चुप क्यों हो गए? मुझे एक बात याद आ गई थी। आप बड़े लोगों से भला क्या छुपाना। दरअसल मैं राजा के यहाँ काम करता था और मैंने राजा की बहुत सेवा की थी, और जब मैं राजा के यहाँ नौकरी छोड़कर जा रहा था तो राजा ने खुश होकर मुझे सोने के सिक्कों से भरी 2 थैली दी थी। लेकिन तुम्हारे वो सोनों को सिक्के से भरी थैली है कहाँ? आप भले और ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब मैं उन सीढ़ियों को लेकर गाँव पहुंचा तो रात बहुत हो गई थी। अगर मैं किसी के घर रहूंगा तो वो मेरे सोने के सिक्के से भरी थैली चुरा लेंगे या फिर छीन भी सकते हैं। ये मैंने उन्हें एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया है, और जब सुबह मैं घर जाऊंगा तो उन्हें निकाल कर लेता जाऊंगा। बबलू की ये बात सुनकर जमींदार सोचने लगा, ये पागल लगता है। क्यों ना मैं इसकी दोनों सिक्कों की भरी थैलियां वहां से निकाल आऊं, और यही सही रहेगा। अब मैं इसे सोना देता हूँ और इसके सोते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। जमींदार ने ये सोचकर अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, रात बहुत हो गई है, चलो हम जाकर सोएं और इसको भी आराम करने दो। तुम आराम करो बेटा, और हम भी चलकर सोते हैं, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। इतना कहकर जमींदार अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है और कहता है, पर नजर रखना, और मैं इसके सोनों को सिक्कों से भरी थैली निकाल कर लाता हूँ। अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले इस आदमी को गहरी नींद में सोने दो। ठीक कहती हो, जैसे ही ये गहरी नींद सोएगा मैं इसकी थैलियां निकालने चला जाऊंगा। जमींदार रामू के सोने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में जमींदार को लगा कि मुसाफिर सो चुका है। जल्दी से मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। फिर जमींदार चुपचाप अपने घर से निकल गया। जमींदार की पत्नी सोचती है, आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है। मैं तो इसे ठग समझ रही थी, लेकिन ये तो एक नंबर का लल्लू है। चलो अब मैं आराम करती हूँ। जमींदार की पत्नी आराम करने के लिए लेट जाती है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। उधर बबलू सोचने लगता है, ये जमींदार तो मेरे बहकावे में बहुत जल्दी आ गया। चलो, ये तो अच्छा हो गया। जमींदार के आने से पहले पहले मैं ये सारा सामान इकट्ठा कर लूं। बबलू जल्दी से जमींदार की तिजोरी की ओर चला जाता है। जमींदार ने तिजोरी में ढेर सारा माल इकट्ठा कर रखा था। बबलू ने चुपचाप तिजोरी खोली और सारा माल एक थैली में जमा कर लिया और चुपके से वो जमींदार के घर से फरार हो गया। उधर जमींदार ने पेड़ की खुदाई की, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। जमींदार समझ जाता है कि उस लड़के ने उससे झूठ बोला है। फिर जमींदार जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब जमींदार घर जाकर तिजोरी देखता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगता है।
अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जीवन की कमाई वो ले गया। जमींदार के रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और वो भागकर जमींदार के पास जाती है और वो कहती है, क्या हो गया जी? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? मैंने तुमसे कहा था उसका ध्यान रखना, मगर तुमने नहीं रखा और वो हमारा सारा माल लेकर फरार हो गया। जब जमींदार की पत्नी की नजर तिजोरी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दोनों पति पत्नी अपने किए पर अब पछता रहे थे। दोनों का रो रो के बुरा हाल था। उधर लूटा हुआ सारा माल बबलू अपनी पत्नी को दे देता है। आज तुमने अपनी चालाकी और होशियारी से उस जमींदार की अकल ठिकाने लगा दी। आज तुम्हारी वजह से उस जालिम जमींदार से पूरे गांव को रहाई मिल गई है। अगर तुम ना होते तो आज सारे मजलूम बेचारे उस जमींदार का जुल्म सह रहे होते। तुम्हारी ही वजह से आज उन मजलूम लोगों को जमींदार से आजादी मिली है। नानू, आज जो कुछ भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। जमींदार के मर जाने के बाद लोगों को उनकी जमीन मिल गई जिस पर उसने कब्जा किया हुआ था। रानू और बबलू आज खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां ईमानदारी और सादगी से लोग जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर गांव में एक ऐसी कहानियां होती है जो हमें जिंदगी का सबक सिखाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक घटना ने सबकी सोच बदल दी और सबको ये बात समझ में आ गई कि नसीब से बड़ा कर्म होता है। इसी गांव में एक चंदन नाम का किसान अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो कड़ी मेहनत करके फसलें उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। चंदन बेटा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने समय पर दवाई लेने को कहा है और साथ में कुछ अच्छा खाने को भी कहा है। चंदन बेटा, मेरे जोड़ों में भी अब दर्द बढ़ गया है। किसी तरह से तुम पैसों का बंदोबस्त कर दो बेटा, ताकि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकूं। माँ, इस बार जैसे ही फसल अच्छी होगी मैं उन्हें महंगे दामों में बेचूंगा। मैं पिताजी और आपका बढ़िया इलाज करवाऊंगा ताकि आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ और खुश रहें। बेटे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं और हम सब पहले की तरह खुशहाल जीवन गुजारें। ठीक है माँ, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। फिर चंदन खेतों की ओर निकल जाता है। वो जानता था कि उसकी परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है, इसीलिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बार मुझे हर हाल में अच्छी फसल उगानी होगी। अगर फसल खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। फिर चंदन अपने खेतों में पूरे मन से काम करने लगता है। तभी उसके गांव का एक पुराना दोस्त उसके पास आता है। वो चंदन को खेतों में काम करते हुए देखता है और कहता है, अरे चंदन, इस बार तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है। क्या कोई खास वजह है? कुछ नहीं मोहन, मैं बस दोबारा इन बीजों को खेत में बो रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम बीजों को बो रहे हो। तुम्हें तो पता है चंदन, कभी तेज धूप पड़ती है तो कभी तेज बारिश हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे हालात में तुम्हारी फसल उग जाएगी? हाँ, मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। चंदन पूरे आत्मविश्वास से कहता है। ये कहते हुए वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। चंदन की बात सुनकर उसका दोस्त मोहन नाराजगी सा मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदन अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट जाता है। जैसे ही चंदन घर में आता है तो उसकी माँ उसे कहती है, चंदन बेटा, तू आ गया। आज बहुत देर हो गई, तो थक गया होगा ना मेरे बेटे? हाँ माँ, खेतों में आज बहुत काम था। फिर चंदन ने थकान भरी आवाज में अपनी माँ से कहा,
माँ, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चंदन की माँ ने भारी मन से अपने बेटे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, तू तो जानता है जब से तेरे पिताजी बीमार हो गए हैं तब से हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर को चलाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो थोड़े पैसे मेरे पास बचे थे उनसे मैं तेरे पिता की दवा ले आई हूँ। और बेटा, जो रात का बचा हुआ खाना था वही मैंने तुम्हें सुबह दे दिया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। जब चंदन की माँ उसे सारी बात बताती है तो चंदन का मन बहुत भारी हो जाता है, मगर वो अपनी माँ की मजबूरी समझ रहा था। वो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। वो हालात को देखकर भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरते हैं, मगर चंदन हार नहीं मानता और अपने माता पिता की देखभाल के लिए वो दूसरों के खेतों में भी काम करने लग जाता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके और अपने पिता की दवाइयाँ भी ले सके। साथ में वो अपनी खेतों में उगी हुई फसलों का भी ख्याल रखता था। वो हर हाल में अपनी किस्मत को बदलने की ठान चुका था। ऐ ऊपर वाले, आपकी कृपा से हमारी फसलें बहुत अच्छी उग रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा फायदा होगा। चंदन अभी अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था कि उसका दोस्त मोहन फिर से आ जाता है। वो चंदन के पास आकर हल्की मुस्कान से कहता है, अरे चंदन, क्या बात है, तो किस सोच में डूबा हुआ है? तभी मोहन की नजर चंदन की फसल पर पड़ती है। अरे वाह चंदन, तेरी फसल तो बहुत अच्छे से उग रही है। सच में दोस्त, तेरा नसीब तो इन दिनों बहुत चमक रहा है। एक तरफ तो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है और दूसरी ओर तेरी अपनी फसल बहुत अच्छी उग रही है। हमें ही देख लो, हमारी फसलें तो उगी ही नहीं रही। चंदन यार, ये तो बता, आखिर तुझे ऐसा क्या राज पता है जो हमें नहीं पता? अरे मोहन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर दूसरों के खेतों में काम करने की बात है, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा सकूंगा? अपने माता पिता के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं सब करूंगा। चंदन अभी मोहन से ये बातें कर ही रहा था कि अचानक आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते मौसम पूरा बदल जाता है। चंदन और मोहन हैरान होकर आसमान की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही लम्हों में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खेतों की मिट्टी फैलने लगती है और चारों ओर पानी भर जाता है। चंदन की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसकी फसलों के लिए ये बारिश नुकसानदार थी। मोहन चंदन के खेतों की ये हालत देखकर हल्की मुस्कान के साथ चंदन से कहता है, अच्छा चंदन यार, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ये बारिश और ज्यादा ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन चंदन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत घबरा जाता है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि खेतों में पानी भरने लगता है। चंदन बेबस खड़ा हुआ ये सब देखता रहता है और कुछ ही देर में उसकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मैं बर्बाद हो गया, मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत जाया हो गई। मैंने दिन रात इस फसल के लिए मेहनत की थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? ये कहते हुए चंदन भारी मन से अपने घर की ओर चला जाता है। चंदन घर जाकर निराश हो जाता है। तभी चंदन की माँ वहाँ आती है। वो चंदन को निराश देखकर बोलती है, बेटा चंदन, क्या हुआ, तुम निराश क्यों हो? माँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। खेतों में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। बारिश ने मेरी फसलों को बर्बाद कर दिया। माँ, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और पिता की दवा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। माँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। फिर चंदन की माँ उसे समझाने लगती है,
बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान है, मगर तो हिम्मत न हार। परेशानियाँ ऐसे ही आती हैं, मगर जो इनसे लड़ता है वही आगे बढ़ता है। माँ, मगर मैं आगे क्या करूँ? मेरे पास तो खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, मेहनत करने की ताकत तो है मुझ में, मगर हालात मेरे खिलाफ हैं। बेटा, जब हालात बहुत चंदन अगली सुबह एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वो गांव में जाकर काम ढूंढने की योजना बनाता है। चंदन दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को वो अपने खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे चंदन की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसने मौसम को देखकर अपनी फसल को उगाने के नए तरीके सीखे, जिससे उसका नुकसान कम हो। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसल पहले से भी बहुत अच्छी उगी थी। जब कटाई का समय आया तो उसकी फसल ने उसे बहुत मुनाफा दिया। उसने अपने घर के सारे खर्चे उठाए और अपने पिता का इलाज भी करवाया। गांव के लोग चंदन की मेहनत को देखकर हैरान थे। चंदन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं